और अपर मून से इन्फिनिटी कैसल के अंदर अपने अपने रोल्स को बदल देते। वेल क्या ये अपने नए आशिराज इन नए अपर मून्स को हरा पाएंगे या फिर ये पूरे बैटलफील्ड को ही बदल के रख देंगे? वेल इस बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को समझ लेते हैं। तो पहले रूल के अंदर अगर किसी अपर मून की जो ब्लड डीमन आर्ट होगी वो हाशिरा बनने के बाद उसकी ब्रीदिंग स्टाइल बन जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर डोमा की ब्लड डीमन आर्ट आइस से रिलेटेड है तो हाशिरा बनने के बाद वो आइस ब्रीदिंग का यूज करेगा। और सेकंड रूल में हम सिर्फ हाशिराज और अपर मून्स को ही बदलेंगे, मतलब कि तांजिरो, ज़ेनेत्सु और बाकी कैरेक्टर्स पहले की तरह ही रहेंगे। और थर्ड रूल के अंदर हम सिर्फ इन्फिनिटी कैसल के अंदर हुई फाइट्स को ही इंक्लूड करेंगे। वेल वीडियो को शुरू करने के लिए हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी कैसल पहले से ही मौजूद है और शुरुआत के लिए हमारे पास है अपर मून शिनोबु वर्सेस डोमा, कना और इनोस्के। वेल तो चलो क्यों ना शिनोबु से ही पूछते हैं कि क्या वो हाशिरा डोमा को हरा पाएगी। तो शिनोबु क्या तुम हाशिरा डोमा को हरा पाओगी? हाँ मैं हाशिरा डोमा को हरा सकती हूँ, लेकिन सिर्फ पावर और रिवेंज के लिए नहीं बल्कि जस्टिस के लिए और अपनी बहन के लिए। वेल तो चलो अब क्यों ना डोमा से पूछते हैं कि क्या वो अपर मून शिनोबु को हरा पाएगा। हे डोमा क्या तुम अपर मून शिनोबु को हरा पाओगे? हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वेल ये तो था इन दोनों कैरेक्टर्स का अपना ओपिनियन, लेकिन अगर तुम भी इन कैरेक्टर से चैट करना चाहते हो तो तुम पोलिबूस एआई को डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री में इनसे चैट कर सकते हो। वेल यहाँ पर तुम्हें अपने सारे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और अगर तुम एक एनिमे फैन हो तो यहाँ पर तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। इवन यहाँ पर तुम्हें चैट करने के लिए एंडलेस एनिमे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग मेरे दिए हुए कोड ANY99 का यूज करते हो तो इस ऐप के प्रीमियम फीचर्स का यूज आप लोग 3 डेज के लिए बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। तो अब सोच क्या रहे हो, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर पोलिबूस एआई को डाउनलोड करो और जाकर अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर से चैट करो। वेल ये फाइट डोमा और शिनोबु के बीच शुरू होती है। वेल आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि डोमा यहाँ पर आइस हाशिरा है जो कि आइस ब्रीदिंग का यूज करेगा और वहीं शिनोबु पॉइजन मैनिपुलेशन का यूज करेगी। मतलब कि ये फाइट ओरिजिनल स्टोरी से बिल्कुल ही अपोजिट होने वाली है, क्योंकि डोमा का सामना एक ऐसे डीमन से होने वाला है जो कि फास्टर और कॉन्स्टेंटली रीजनरेशन कर सकती है। वेल डोमा की आइस ब्रीदिंग काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन वो शिनोबु जैसे डीमन की रीजनरेशन पावर को भी स्लो कर सकता है, लेकिन फिर भी वो शिनोबु की ब्लड डीमन आर्ट का सामना नहीं कर सकता। इवन शिनोबु इतनी फास्टर है कि वो डोमा को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं देगी और किसी भी तरह से अगर शिनोबु घायल हो जाती है तब भी वो किसी अदर अपर मून्स के कंपेयर में अपने आप को जल्दी रीजनरेट कर सकती है। लेकिन शिनोबु की ब्लेड का सिर्फ एक स्क्रैच या फिर उसका ब्लड पॉइजन ह्यूमन डोमा को खत्म करने के लिए काफी है। बिकॉज अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें पता होगा कि ओरिजिनल स्टोरी में भी डोमा की मौत की वजह पॉइजन था। मतलब कि वो अकेला तो यहाँ पर शिनोबु को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो शिनोबु को काउंटर करके कनाओ और इनोस्के के आने का वेट करता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन दोनों के आने के बाद भी क्या ये तीनों अपर मून शिनोबु को हरा पाएंगे? बिकॉज इनोस्के थोड़ा वाइल्ड टाइप का फाइटर है जो कि अनप्रेडिक्टेबल अटैक्स करता है और उसका हर एक अटैक अलग अलग एंगल से होता है और साथ ही में उसके पास पॉइजन को सहने के लिए नेचुरल पावर्स है, जबकि अदर कैरेक्टर्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर असली हीरो तो कनाव है और ऐसा क्यों है ये तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। वेल फिलहाल ये पूरी टीम पूरी तरह से डिफेंसिव है, लेकिन अपर मून शिनोबु की स्पीड भी काफी ओवरवेलमिंग है। मतलब कि डोमा और इनोस्के के लिए शिनोबु को हिट करना लगभग इम्पॉसिबल है और यहाँ पर इनकी टीम का एक होकर लड़ना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेल इनोस्के की पॉइजन रेजिस्टेंस फाइट को कंटिन्यू करने में उसकी मदद करेगी और उसके अनप्रेडिक्टेबल अटैक्स शिनोबु को थोड़ा बिजी रखेंगे। और वहीं डोमा फ्रोजन मिस्ट का यूज करके एक मिस्ट एरिया क्रिएट करेगा जो कि शिनोबु की मूवमेंट को स्लो करने में मदद करेगा। और इसी बीच कनाओ अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक एक्वानोक्टियल वर्मिलियन आई का यूज करेगी। वेल कनाओ की ये टेक्निक उसके लिमिट तक पहुंच जाती है, जिससे वो यहाँ पर सभी चीजों को काफी स्लो मोशन में देख पाती है, जिससे वो अपने अपोनेंट की मूवमेंट और उसके मसल को देखकर उसके अगले अटैक का पता लगा सकती है। वेल आखिरकार ये शिनोबु की गॉड लाइक स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे कनाओ, डोमा और इनोस्के को शिनोबु के ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है। और इसी के साथ ये तीनों अपना आखिरी हमला करके शिनोबु को हरा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सानेमी का मुकाबला काइगाकू और ज़ेनेत्सु के साथ होता है। वेल अब मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो, यही कि आखिर ज़ेनेत्सु और काइगाकू एक साथ कैसे हैं। वेल इसीलिए क्योंकि ज़ेनेत्सु एक हाशिरा नहीं है और रियल स्टोरी में काइगाकू अपर मून 6 था और हमारे रूल्स के हिसाब से हम इन्हें एक टीम में रख सकते हैं। खैर अब ये बैटल काफी इंटेंस होने वाला है, क्योंकि इस बार एक हाशिरा के फॉर्म में काइगाकू ने थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को पूरी तरह से मास्टर कर रखा है। इवन वो थंडर ब्रीदिंग के बाकी फॉर्म्स भी जानता है, लेकिन हाँ उसे थंडर ब्रीदिंग के 7th फॉर्म के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म ज़ेनेत्सु ने पर्सनली क्रिएट किया था। खैर दूसरी तरफ डीमन सानेमी के पास विंड मैनिपुलेशन की एबिलिटीज है। वेल शुरू
शुरुआत में जेनेत्सु और काइगाकू काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका सामना डायरेक्ट सानेमी की ब्लड डीमन आर्ट से होता है, जिसमें तेज हवाओं से चलता हुआ एक बवंडर उसके आसपास के एरिया में फैल जाता है। मतलब कि अब अगर वो सानेमी के पास गए तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। खैर इसके बाद सानेमी जानबूझकर अपने डिफेंस को कम कर देता है ताकि काइगाकू सबसे पहले उसके ऊपर हमला करे। खैर अब जैसे ही काइगाकू को मौका मिलता है तो वो अपनी लाइटनिंग स्पीड से सानेमी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसे इस बात का आइडिया नहीं है कि सानेमी के ब्लड के अंदर एक अजीब सा पॉइजन है जो कि किसी को भी अपने कांटेक्ट में आने पर वीक कर सकता है। खैर काइगाकू पर इसका असर पड़ते ही उसकी ताकत कम हो जाती है और साथ ही में उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है। वेल काइगाकू यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और जैसा कि उसने ओरिजिनल स्टोरी में किया था वैसे ही वो यहाँ पर डीमन स्लेयर्स को धोखा देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सानेमी उसे अपने एक ही हमले से खत्म कर देता है और अब यहाँ पर सिर्फ जेनेत्सु ही बचा है। वेल क्या वो सानेमी को हरा पाएगा? खैर अपने पार्टनर के डाउनफॉल को देखकर जेनेत्सु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो थंडर ब्रीथिंग के 7th फॉर्म द गॉड ऑफ थंडर का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर सानेमी को जीतने के लिए ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी उसकी ब्लड डीमन आर्ट से कवर है। और भले ही इस मोमेंट पर जेनेत्सु काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन सानेमी की ब्लड डीमन आर्ट का एक हमला उसे हराने के लिए काफी है। मतलब कि डीमन सानेमी इजीली इस बैटल को विन कर जाएगा। खैर अब अगला बैटल है अपने अपर मून मित्सुरी और ओबनाए वर्सेस हाशिरा नाकिमे और युशिरो की। खैर इस बैटल को बैटल ही नहीं कहा जा सकता। तो देखो दरअसल हाशिरा होने की वजह से नाकिमे की ब्रीदिंग स्टाइल स्पेशल ब्रीदिंग स्टाइल होगी, जिससे वो अपने आप को और बाकी डीमन स्लेयर्स को काफी तेजी से टेलीपोर्ट कर सकेगी और ये नाकिमे की काफी सपोर्टिव एबिलिटी होगी। वेल नाकिमे को कभी भी फिजिकली लड़ते हुए नहीं बताया गया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हाशिरा बनने के बाद नाकिमे की पावर दूसरे स्लेयर्स की मदद करने के लिए ही सही है। और अगर युशिरो की बात करें तो रियल स्टोरी में एक डीमन होने के बावजूद भी वो अपर मून डीमंस के आसपास भी नहीं है। इवन उसकी जो ब्लड डीमन आर्ट है वो भी एक सपोर्टिव ब्लड डीमन आर्ट है। खैर अब यहाँ पर मैं इनके बैटल को डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सच कहूँ तो डीमन मित्सुरी और ओबनाई को हाशिरा नाकिमे और युशिरो को हराने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज हाशिरा फॉर्म में ही इनकी पावर इतनी ज्यादा है तो अपर मून बनने के बाद तो इनकी पावर और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। यानी कि ये बैटल अपने अपर मून मित्सुरी और ओबनाई जीतते हैं। खैर अब अगला मुकाबला है अपने अपर मून ग्यू वर्सेस हाशिरा अकाजा और तांजिरो के बीच। वेल मुझे पता है कि आप सभी को इस बैटल का वेट काफी देरी से था, तो चलो अब देखते हैं कि आखिर इस बैटल में कौन जीतता है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ग्यू के पास आइस मैनिपुलेशन की पावर है जो कि वो अपनी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ मर्ज कर सकता है, जबकि हाशिरा अकाजा सोरियो ब्रीदिंग का यूज करता है। खैर फाइट के शुरुआत में गियू बैटलफील्ड को अपने डिफेंस में लेता है, जिसमें वो एक बहुत ही बड़े एरिया को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है और इस एरिया में एंटर करने वाली कोई भी चीज पल भर में ही चकनाचूर हो सकती है। वेल ये अकाजा के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज उसकी सोरियो ब्रीदिंग पूरी तरह से क्लोज बैटल पर ही डिपेंड करती है। और अगर हम गियू की इंसेंट स्पीड की बात करें तो वो अकाजा और तांजिरो दोनों को काउंटर करने के लिए काफी है। खैर अब यहीं पर अकाजा अपने कंपास नीडल के ह्यूमन वर्जन का यूज करता है, जिससे वो गियू की फाइटिंग स्पीड को समझ जाता है। इवन जब गियू अकाजा के सामने अपनी स्पीड का यूज करता है तब अकाजा अपने सोरियो ब्रीदिंग के 4th फॉर्म शॉक वेव का यूज करके उसके ऊपर हमला करता है और इससे जो एयर प्रेशर क्रिएट होता है वो गियू की आइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर मुझसे पूछो तो तुम्हें पता चलेगा कि अकाजा की ह्यूमन पावर ही योमेई की पावर के बराबर है। खैर अब आप लोग यहाँ पर जरूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर तांजिरो कहाँ पर है, क्या वो अकाजा के साथ मिलकर फाइट नहीं करना चाहता? वेल जरा रुको, जब अकाजा गियू को बिजी रख रहा था तब तांजिरो ने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक कर लिया था, जिससे वो गियू के मसल्स और उसके ब्लड फ्लो को रियल टाइम में देख सका और ऐसा करने से उसे गियू की कमजोरी के बारे में पता चला। वेल अब जैसे ही तांजिरो को गियू की कमजोरी के बारे में पता चलता है तो वो अकाजा को एक इशारा करता है, जिससे अकाजा तुरंत अपनी सोरियो ब्रीदिंग के फाइनल फॉर्म को अनलीश करता है और वो गियू के ऊपर हमला करता है, जिससे उसकी आइस वाली एबिलिटी रुक जाती है, जिससे गियू को अब अपना फोकस अपने रीजनरेशन और अपने डिफेंस पर करना पड़ता है। और इस मूवमेंट का फायदा उठाते हुए तांजिरो अपने हिनोकामी कागुरा को चार्ज करके गियू को खत्म कर देता है। इसका मतलब ये राउंड अपने डीमन स्लेयर्स जीतते हैं। खैर अब आखिर फाइनल बैटल का वक्त हो चुका है, मतलब कि अपर मून मुइचिरो और ग्योमेई वर्सेस हाशिरा कोकुशिबु और गेन्या। खैर इस बैटल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उन कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करेंगे जो कि पिछले बैटल्स में जीते थे, मतलब कि सानेमी, मित्सुरी और ओबनाई अपर मून्स की साइड होंगे, जबकि डोमा, कनाओ, इनोसके, अकाजा, तांजिरो हाशिरा की साइड में होंगे। वेल इनके बीच बैटल कुछ ऐसे होगा, मुइचिरो वर्सेस कोकुशिबु और ग्योमेई वर्सेस अकाजा और तांजिरो, सानेमी वर्सेस गेन्या और मित्सुरी वर्सेस डोमा और आखिर में ओबनाई वर्सेस कानाओ और इनोसके।
इनोस्के। वेल तो चलो शुरुआत करते हैं मोइचिरो वर्सेस कोकुशिबू से। वेल तो ये बैटल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये बैटल सेम ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। वेल तो यहाँ पर अपने मोइचिरो के पास है मिस्ट मैनिपुलेशन और वहीं कोकुशिबू के पास है अपनी मून ब्रीदिंग। तो फाइट की शुरुआत में मोइचिरो अपनी ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट करता है जिसमें एक मिस्ट का डोमेन क्रिएट होता है जिसके अंदर मोइचिरो अपने जैसे मल्टीपल शेडोज बनाता है और डिफरेंट एंगल से कोकुशिबू के ऊपर हमला करता है। वेल मोइचिरो की ये एबिलिटी उसके अपोनेंट के खिलाफ उसे जीतने में काफी ज्यादा हेल्प करती है, लेकिन सच कहूँ तो ये कोकुशिबू को हराने के लिए इनफ नहीं है बिकॉज कोकुशिबू के पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड है जिससे वो इन सभी क्लोन्स में से इजीली रियल मोइचिरो को लोकेट कर सकता है और ऐसा करके कोकुशिबू मून ब्रीदिंग का यूज करता है और किसी दूसरे ब्रीदिंग के कंपेयर में मून ब्रीदिंग के अटैक्स पूरी तरह से रियल होते हैं जिनकी साइज और लेंथ भी बदलती रहती है। मतलब कि मोइचिरो चाहे अपनी धुंध के अंदर कितना भी छुप जाए लेकिन कोकुशिबू अपनी मून ब्रीदिंग का यूज करके उसे इजीली ढूंढ सकता है और अब मोइचिरो के पास बचने के लिए कोई स्पेशल जोन भी नहीं है। और अगर कोकुशिबू अपने डीमन स्लेयर मार्क के साथ अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को कंबाइन कर ले तो मोइचिरो उसे किसी भी तरह से काउंटर नहीं कर सकता, यानी कि इस बैटल में अपना कोकुशिबू जीतता है। खैर अब अगला बैटल है अपने अपर मून सानेमी वर्सेस गेन्या का। वेल देखा जाए तो ये बैटल गेन्या का सबसे बुरा बैटल है। तो शुरुआत से ही सानेमी अपनी पूरी बॉडी को अपनी ब्लड डीमन आर्ट से कवर कर लेता है, यानी कि गेन्या भी उसके पास नहीं आ सकता और साथ ही में सानेमी की डिस्ट्रक्टिव अटैक्स गेन्या की हीलिंग एबिलिटी को भी हरा सकते हैं। और सच कहूँ तो सानेमी पहले से ही गेन्या से काफी ज्यादा पावरफुल है। तो हाँ, इस बैटल का विनर है अपने अपर मून सानेमी। खैर अब अगला मुकाबला है अपने अपर मून मित्सुरी वर्सेस हाशिरा डोमा। तो ये दोनों इस बैटल के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हैं। तो देखो मित्सुरी के पास लव मैनिपुलेशन की ब्लड डीमन आर्ट है और अपनी हाई डेंसिटी एनर्जी और इमोशनल डिस्प्रेशन को क्रिएट करती है। इवन साथ ही में अपनी डीमन फॉर्म के साथ अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को कंबाइन करके मित्सुरी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। लेकिन हाशिरा डोमा यहाँ पर मित्सुरी की एबिलिटीज को काउंटर कर सकता है क्योंकि डोमा इमोशंस को फील नहीं कर सकता, इसीलिए मित्सुरी की एबिलिटी डोमा के ऊपर वर्क नहीं करेगी। और इतना ही नहीं बल्कि डोमा की आइस लैशेस मित्सुरी की फ्लेक्सिबिलिटी को काउंटर करने में भी मदद करेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि इससे मित्सुरी की हीलिंग पावर भी कम हो जाएगी और जैसे ही उसकी हीलिंग पावर कम होती है तब डोमा उसे खत्म कर देता है, यानी कि ये बैटल अपने हाशिरा डोमा जीतता है। खैर अब अगला बैटल है अपने अपर मून ओबनाई वर्सेस इनोस्के और कनाओ। वेल एक अपर मून के फॉर्म में ओबनाई के पास शैडो सोल्जर क्रिएट करने की एबिलिटी है। वेल जैसे ही ये फाइट शुरू होती है तब ओबनाई पूरे बैटलफील्ड को अपने शैडो सोल्जर और अपने काबामारू से भर देता है। वेल इनोस्के अपने स्पेशल अवेयरनेस की मदद से इस इन्वायरमेंट को काउंटर कर सकता है, लेकिन अगर कनाओ की बात करें तो उसे यहाँ पर काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा बिकॉज वो पहले से ही अपनी पावर्स को शिनोबू के साथ फाइट करके अपनी लिमिट्स तक ले जा चुकी है, जिससे अब वो सही तरीके से नहीं देख सकती। और इसी बीच ओबनाई जो कि फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, इवन उसका स्टेमिना इस टाइम पर पूरी तरह से लिमिटलेस है। और याद रखना कि उसने रियल स्टोरी के अंदर मुजान को काफी अच्छी टक्कर दी थी, इवन उसने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी अनलॉक किया था, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ओबनाई इस बैटल को इजीली विन कर जाएगा। खैर अब आखिर में हमारे पास है अपर मून ग्योमेई वर्सेस अकाजा और तांजिरो। वेल इस बैटल में 3 डीमन इंक्लूड होंगे, मतलब कि सानेमी और ओबनाई अपनी फाइट को कंप्लीट करके ग्योमेई की मदद करने के लिए आएंगे और वहीं कोकुशिबू और डोमा अकाजा और तांजिरो की तरफ आएंगे। मतलब कि ये बैटल होगा 3 अपर मून्स वर्सेस 4 डीमन स्लेयर। वेल यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि अपर मून ग्योमेई सबसे पावरफुल है बिकॉज वो ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है। खैर अब जैसे ही ये बैटल शुरू होता है तब ग्योमेई अपनी ब्लड डीमन आर्ट ग्रेविटेशनल क्रशिंग का यूज करता है, जिससे हाशिरा टीम के पास एक ग्रेविटी जोन बनता है जो कि सबसे पहले अकाजा की सोलो ब्रीदिंग को है, जिससे अकाजा फास्टली मूवमेंट नहीं कर पाता। और इसी बीच सानेमी अपने विंड साइक्लोन का यूज करके डोमा और तांजिरो के ऊपर हमला करता है, जिससे वो यहाँ पर ब्रीथ नहीं ले पाते। लेकिन अभी भी आशिराज की साइड वीक नहीं हुई है बिकॉज अभी भी कोकुशिबू बाकी है जिसके पास अपनी मून ब्रीदिंग है। वेल कोकुशिबू अपनी मून ब्रीदिंग से डोमा और तांजिरो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त ओबनाई यहाँ पर आता है और वो अपने जैसे मल्टीपल क्लोन्स बनाकर कोकुशिबू को घेर लेता है। इवन ओबनाई यहाँ पर काबामारू को समन करता है और वो पूरे बैटलफील्ड में पॉइजन फैलाने लगता है, लेकिन उसी पर डोमा यहाँ पर आकर अपनी आइस ब्रीदिंग का यूज